नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट में अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हमारा पक्ष और वृत्ति का टॉपिक है। और ये जो पक्ष का जो टॉपिक है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो DSSB में लगभग पूछे जाते हैं और जो HTET है उसमें भी जो है वो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए आज जो है वो हम पक्ष का टॉपिक करेंगे और लास्ट जो वीडियो हमने की थी उसके अंदर हमने वाक्य के भेद किए थे और वहां पर हमने वाच्य का टॉपिक भी पढ़ा था। उनके जो है वो हम यहाँ पर मिक्सअप जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हमें यहाँ पर देखना है कि पक्ष क्या होता है। तो देखिए पक्ष की यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। पक्ष कहता है कि निश्चित काल अवधि में क्रिया को होते देखना पक्ष कहलाता है। यानी कि आपके पास जो निश्चित काल अवधि होती है उसी के अंदर जो क्रिया होती है उसी को होते देखना आपका क्या कहलाता है, पक्ष कहलाता है। उसके बाद है कि कोई भी जो क्रिया होती है उसकी जो समय सीमा होती है उस समय सीमा के बीच में पूर्ण अथवा अपूर्ण होती है। यानी कि आपके पास कोई भी क्रिया है वो कोई भी समय सीमा जो होगी उस समय सीमा के बीच में या तो आपकी क्रिया पूर्ण होगी या फिर अपूर्ण होगी। कहने का मतलब क्या है कि जो काम आप कर रहे हो, जो क्रिया आप कर रहे हो वो या तो आपकी पूर्ण होगी या फिर अपूर्ण होगी। पक्ष क्रिया की इसी पूर्णता, अपूर्णता, निरंतर और आवृत्ति को व्यक्त करता है। यानी कि जो पक्ष है वो क्या व्यक्त करता है, आपकी जो क्रिया है उसकी पूर्णता, अपूर्णता, निरंतर अथवा आवृत्ति जो होती है उसी को व्यक्त करता है। हिंदी में जो है वो 5 प्रकार के पक्ष माने गए हैं। यानी कि पक्ष के कितने टाइप हैं, पक्ष के जो है वो 5 टाइप हैं। यहाँ से टाइप से क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं बनेगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको कोई भी एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन सा पक्ष है। तो हम इसके जो 5 टाइप्स हैं वो यहाँ पर 1 बाय 1 जो है वो पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो पक्ष का टाइप है वो है आपके पास आरंभ द्योतक पक्ष। इसको जो है वो आप इस तरीके से भी जो है वो लिख सकते हैं, आरंभ द्योतक पक्ष। तो आरंभ द्योतक पक्ष जो है ये आपका फर्स्ट टाइप है। तो देखिए आरंभ द्योतक पक्ष में क्या होता है, इसमें जो है वो आपको यहाँ पर कोई भी काम जो है वो उसका आरंभ होने का भाव जो है वो व्यक्त होगा। तो वहां पर आपका आरंभ द्योतक पक्ष कहलाएगा। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ द्योतक पक्ष कहते हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि दीपक अब दौड़ने लगा। तो अब यहाँ पर दीपक ने जो दौड़ने का काम है वो आरंभ किया है, तो इसका मतलब यहाँ पर आरंभ द्योतक आ जाएगा। आपको जब भी वाक्य के अंदर कोई भी काम आरंभ होने का भाव आ जाए तो वहां पर आपका आरंभ द्योतक पक्ष होगा। क्लियर है। उसके बाद सेकंड है दीपांशु अब किताब पढ़ने लगा। तो अब जो है वो उसने किताब पढ़ने का जो काम है वो आरंभ कर दिया है, तो यहाँ पर आरंभ का भाव जो है वो आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पर आरंभ द्योतक पक्ष होगा। उसके बाद है बच्चा स्कूल जाने लगा था। तो जाने लगा था, यहाँ पर भी जो है वो स्कूल जाने का काम जो है वो आरंभ हो चुका है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास आरंभ द्योतक पक्ष हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि रवि कल से हिंदी पढ़ना शुरू करेगा। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास काल का यहाँ पर ये नहीं है कि आपके पास जैसे कि आपका जो है वो भूतकाल दिया हुआ है, भविष्य दिया हुआ है या फिर वर्तमान दिया हुआ है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर वाक्य के अंदर जो है वो कोई भी काम जो है वो उसके आरंभ होने का जो भाव है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि कल से हिंदी पढ़ना शुरू करेगा, इसका मतलब यहाँ पर हिंदी पढ़ने का जो काम है वो आरंभ करने वाला है, तो आरंभ का भाव आ रहा है, तो यहाँ पर आपका आरंभ द्योतक पक्ष कहलाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर सेकंड जो टाइप है ये आपके पास है पूर्णता द्योतक पक्ष। इस यहाँ पर जो पूर्णता द्योतक है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पूर्णता द्योतक पक्ष। ठीक है, पूर्णता द्योतक पक्ष। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के पूरी तरह समाप्त हो जाने का बोध होता है उसे पूर्णता द्योतक पक्ष कहते हैं। पूर्णता का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी क्रिया है वो कंप्लीट हो गई है, तो वहां पर आपका पूर्णता द्योतक पक्ष जो है वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है कि वह क्रिकेट खेल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भाव है वो एक काम के कंप्लीट होने का आ रहा है, तो यहाँ पर आपका पूर्णता द्योतक पक्ष जो है वो हो जाएगा। पूर्णता का मतलब ही क्या होता है, कोई काम पूरा हो जाना, तो यहाँ पर आपका भाव क्या है, काम के पूरे होने का भाव है, तो ये आपका पूर्णता द्योतक पक्ष कहलाएगा। उसके बाद सेकंड है कि सारिका ने वह पत्र पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो है वो
पत्र पढ़ने का जो काम है वो उसने कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर आपका पूर्णतः द्योतक पक्ष जो है वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड हमें दे रखा है कि शिक्षक ने कल ही पूरी किताब पढ़ा दी थी, तो यहाँ पर किताब पढ़ाने का जो काम है वो आपका पूर्ण हो चुका है, तो यहाँ पर आपका पूर्णतः द्योतक पक्ष जो है वो हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका पूर्णतः द्योतक पक्ष कहलाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास है ये है आपके पास सातत्य बोधक या प्रगति द्योतक पक्ष। तो सातत्य बोधक का मतलब क्या होता है? सातत्य का मतलब होता है कोई काम लगातार चलना। तो ये जो सातत्य बोधक है इसकी जगह पर आपको जो है ये भी लिखा हुआ मिल सकता है निरंतर पक्ष। तो जो निरंतर पक्ष है ये भी आपका किसका बोध करवाता है? कोई काम लगातार होने का ही बोध करवाता है। तो सातत्य बोधक या प्रगति द्योतक पक्ष या फिर निरंतर पक्ष, ये आपका जो है वो थर्ड टाइप है। किसके अंदर है? पक्ष के अंदर। अब देखिए इसकी जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के लगातार चालू रहने या क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध होता है उसे सातत्य बोधक या प्रगति द्योतक पक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो आपके पास क्या यहाँ पर भाव आएगा? कोई काम जो है वो आपका लगातार चल रहा है वो भाव आपका यहाँ पर आएगा, तो वहां पर आपका सातत्य बोधक या प्रगति द्योतक या फिर निरंतर पक्ष होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुनीता अच्छा गा रही है, इसका मतलब वो गाने का काम जो है वो अभी भी कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर आपका कोई काम लगातार चल रहा है, तो वहां पर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? सातत्य बोधक जो है पक्ष आ जाएगा। उसके बाद सेकंड है कि निखिल उन दिनों बहुत खेल रहा था। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि ये तो जो है वो काम पूर्ण हो चुका है कि जो निखिल है वो उन दिनों बहुत खेल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक भाव देखिए आप इस वाक्य के अंदर कि वो उन दिनों बहुत खेल रहा था, तो ये उन दिनों की बात है, यानी कि बात जो है ये भूतकाल की है, लेकिन भूतकाल में वो जो खेलने का काम है वो लगातार कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका सातत्य बोधक आएगा। यहाँ पर आपको ये काल नहीं देखना है कि भूतकाल की बात है या भविष्य की बात है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वहां पर आपको जो है वो कोई काम लगातार होने का भाव आएगा। तो यहाँ पर जो है वो भूतकाल है, लेकिन भूतकाल में कोई काम वो निरंतर कर रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? सातत्य बोधक या फिर प्रगति द्योतक पक्ष आ जाएगा। उसके बाद थर्ड दिया है कि आशीष आजकल कॉलेज जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो कॉलेज जाने का जो काम है ये उसका डेली हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका सातत्य बोधक या प्रगति द्योतक पक्ष जो है वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फोर्थ टाइप है, और फोर्थ टाइप जो है ये आपके पास है नित्यता द्योतक पक्ष। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नित्यता द्योतक, नित्यता द्योतक पक्ष। तो नित्यता द्योतक पक्ष क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के नित्य होते रहने का अथवा सदा बने रहने का बोध होता है उसे नित्यता द्योतक पक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज भी जो है वो याद रख सकते हैं नित्यता द्योतक पक्ष के अंदर कि कोई चीज जब बार बार उसकी आवृत्ति हो रही हो तो वहां पर आपका नित्यता द्योतक पक्ष होगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं वो आपके नित्यता द्योतक पक्ष में आते हैं। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये पहले भी लगाती थी, अब भी लगा रही है और आगे भी जो है ये लगाती रहेगी, तो इसका मतलब यहाँ पर ये काम जो है वो आपका नित्य रहेगा, आप रहे या ना रहे ये काम आपका नित्य रहेगा, तो वहां पर आपका जो है वो नित्यता द्योतक पक्ष कहलाएगा। सेकंड है यहाँ पर कि सूरज पूर्व से निकलता है, पूर्व में निकलता है, तो ये जो है वो भी आपका नित्य होने वाला काम है, आपका हमेशा ये काम जो है वो रिपीट होता रहेगा, तो ये जो है वो आपका नित्यता द्योतक पक्ष होगा। उसके बाद थर्ड है कि मैं बचपन में पेड़ पर चढ़ा करता था। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कि यहाँ पर यदि हो कि मैं बचपन में पेड़ पर चढ़ा करता था, तो यहाँ पर आपको जो है वो कंफ्यूज हो सकती है कि ये आपका नित्यता में कैसे आएगा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं बचपन में पेड़ पर चढ़ा करता था, तो यहाँ पर वो बचपन में जब वो टाइम जब चल रहा था तो उस टाइम में जो है वो उसका जितना टाइम यहाँ पर बचपन रहा वो ये काम जो है वो नित्य करता रहता था, तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या आ जाएगा? नित्यता द्योतक पक्ष आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पर फिफ्थ टाइप है और ये पक्ष का आपका लास्ट टाइप है, ये क्या है? ये है स्थिति द्योतक या स्थित्य बोधक या फिर स्थित्यात्मक पक्ष। तो देखिए स्थित्यात्मक पक्ष, इसको जो है वो आप जैसे यहाँ पर स्थिति द्योतक है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, स्थिति द्योतक। ठीक है, स्थिति द्योतक। तो ये जो स्थिति द्योतक पक्ष है इसमें देखिए क्या है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया की स्थिति अथवा अवस्था का बोध होता है, तो जहां पर भी आपके पास क्रिया की स्थिति का बोध होगा वहां पर आपके पास स्थिति द्योतक पक्ष होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि वह एक वकील है, तो ये आपका स्थिति द्योतक हो जाएगा।
कंप्यूटर मेज पर रखा था, तो यहाँ पर स्थिति बताई गई कंप्यूटर की कि वो मेज पर रखा था, तो ये जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, स्थिति द्योतक आ जाएगा। उसके बाद थर्ड है कि मेरी किताब बैग में रखी है, तो यहाँ पर किताब के रखने का जो स्थिति है कि वो कहाँ पर है, बैग में है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, स्थिति द्योतक पक्ष आ जाएगा। तो ये 5 टाइप जो है ये आपके पक्ष के थे, और यहाँ से जो है वो आपका एक क्वेश्चन लगभग बन जाता है, तो ये आपको अच्छे से करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये जो है वो आपके पास टॉपिक है मूड, यानी कि हिंदी में इसको हम वृत्ति बोलते हैं या फिर अर्थ भी जो है वो इसको बोल देते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से कर्ता के किसी प्रयोजन या वृत्ति का बोध होता है, यानी ये जो है वो आपके जो कर्ता होता है उसी के प्रयोजन या वृत्ति का जो है वो बोध कराता है, वही आपका क्या कहलाता है, वृत्ति या अर्थ कहते हैं। यहाँ पर आ जाएगा वृत्ति, या उसे वृत्ति या अर्थ कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, यहाँ पर है, मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं सीधे ही। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है वो निश्चय है कि हम पढ़ते हैं, ये निश्चय कहा गया है कि हम पढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड है कि शायद आज वर्षा हो जाए, तो यहाँ पर जो है वो संभावना है, ठीक है, यानी कोई यहाँ पर निश्चय नहीं है। शायद वर्ड जैसे मैंने आपको पहले भी करवाया था, जहां पर भी शायद हो या फिर हो सकता है, इस टाइप के वर्ड जो आते हैं वहां पर संभावना ही होती है, तो ये आपके पास संभावना हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा अंदर आओ, तो अंदर आओ ये आपको जो है वो आज्ञा दी जा रही है, तो ये आपका आज्ञा का जो है वो बोध करा रहा है। उसके बाद है यदि तुम चलते तो मैं भी जाता, तो यहाँ पर जो है वो मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था, तो यहाँ पर जब आपके पास एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करती है तो वो आपका संकेत ही होता है वहां पर, तो ये आपका संकेत हो जाएगा। थर्ड है कि रवि अभी सो रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपको संदेह का जो है वो भाव आ रहा है कि रवि अभी सो रहा होगा, कंफर्म नहीं पता, तो यहाँ पर आपका संदेह हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो आपके टाइप दे रखे कि किस टाइप की जो है वो वृत्ति बन सकती है, जैसे आपकी संभावना हो गया, आज्ञा हो गया, इस टाइप से, तो इसी टाइप पर जो है वो वृत्ति के 5 प्रकार जो है वो यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो आपको याद रखना है वृत्ति के जो टाइप है वो कितने हैं, 5 हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है आपके पास निश्चयार्थक, तो निश्चयार्थक में आपको जो है वो यहाँ पर निश्चय पता होगा। तो देखिए निश्चयार्थक की परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध होता है, ठीक है, निश्चित रूप से होने का जब बोध होता है तो वहां पर निश्चयार्थक होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि आकाश में तारे चमक रहे हैं, तो यहाँ पर आपका निश्चय है कि आकाश में तारे जो है वो चमक रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, निश्चयार्थक हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि पक्षी चहचहा रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो आपका निश्चय है कि पक्षी जो है वो क्या है, चहचहा रहे हैं। तो ये जो वाक्य बोला गया है एक आपका निश्चयवाचक है कि यहाँ पर ये जैसे हम कह रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, तो वहां पर एक निश्चय की जो है वो बात जो है वो कही जा रही है कि यहाँ पर अगर मैं बोलती हूँ कि बच्चे खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, निश्चयार्थक वाक्य है, तो वो आपका किस वृत्ति में आ जाएगा, निश्चयार्थक वृत्ति में आ जाएगा। आकाश में तारे चमक रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका ये भाव आपको आएगा कि यहाँ पर कोई बात जो है वो निश्चय हो रही है, तो वहां पर आपका निश्चयार्थक हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड है आपका संभावनार्थक। संभावनार्थक में देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य की संभावना, अनुमान आदि होता है उसे संभावनार्थक कहते हैं। तो यहाँ पर अनुमान होगा, संभावना होगी, तो वहां पर आपका संभावनार्थक हो जाएगा। संभावना में लगभग आपके पास जो है वो इस टाइप के वर्ड्स आपको मिलेंगे, शायद, हो सकता है, तो वहां पर आपका जो है वो संभावनार्थक होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शायद आप मुझसे पहले भी मिले थे, तो यहाँ पर जो है वो संभावना है, अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद आप मुझसे पहले भी मिले थे, तो यहाँ पर आपका संभावनार्थक वृत्ति जो है वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हमें दिया हुआ है आज्ञार्थक। तो देखिए आज्ञार्थक की परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से किसी आदेश, उपदेश अथवा निषेध का बोध होता है उसे आज्ञार्थक कहते हैं। आज्ञार्थक में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि झूठ मत बोलो, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास एक निषेध भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि झूठ मत बोलो ये आपका एक निषेधात्मक जो है वो वाक्य है कि झूठ मत बोलो, एक नेगेटिव यहाँ पर है, लेकिन आपको एक उपदेश भी दिया जा रहा है कि झूठ मत बोलो, तो यहाँ पर जो है वो उपदेश दिया जा रहा है कि झूठ मत बोलो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आज्ञार्थक में आ जाएगा। उसके बाद आपको आदेश दिया जा रहा है कि बाहर निकलो, तो यहाँ से जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आज्ञार्थक हो जाएगा। तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं वो आपके किस में आते हैं, आज्ञार्थक में आते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ हमें दे रखा है संकेतार्थक। तो संकेतार्थक की देखिए परिभाषा क्या कहती है कि जब एक क्रिया का किसी दूसरी क्रिया पर पूरा होना निर्भर हो उसे संकेतार्थक कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि तुम हारमोनियम बजाओ
तो मैं गाना गाऊं। तो यहाँ पर गाना गाना जो है ये किस पर निर्भर कर रहा है, हारमोनियम बजाने पर निर्भर कर रहा है। तो ये आपका संकेतार्थक होगा। जो हमने वाक्य के भेद किए थे उसके अंदर भी जो है वो आपके लगभग यही टाइप थे। आपको तभी मैंने कहा कि इनके टाइप्स वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि वृत्ति के कितने टाइप होते हैं, लेकिन अगर आपने ये पढ़ लिया तो ऑप्शन में अगर आपके पास यहाँ पर संकेतार्थक होगा, आज्ञार्थक होगा, तो वहां पर आपके चाहे वाक्य के भेद में आ जाए या फिर आपके वृत्ति में आ जाए, वहां पर वाक्य देखकर आप जो है वो सही जो ऑप्शन है वो टिक कर पाएंगे। क्लियर है? तो बस आपको थोड़ी सी यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए कि वृत्ति क्या होता है। वाक्य के भेद में भी हमने यही लगभग टाइप जो है वो पढ़े थे। तो बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि वृत्ति के ये जो है वो टाइप होते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड जैसे लिखा हुआ, अगर पानी नहीं बरसेगा तो मैं ठीक समय पर आ जाऊंगा। तो मतलब उसके आना निर्भर जो है, मतलब उसका आना जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, अगर पानी नहीं बरसेगा उस पर निर्भर कर रहा है। तो ये आपका संकेतार्थक हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिफ्थ दे रखा है संदेहार्थक। तो संदेहार्थक में क्या होगा, यहाँ पर क्रिया के होने या ना होने का संदेह रहेगा। तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, संदेहार्थक हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने में संदेह हो उसे संदेहार्थक कहते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है कि ट्रेन छूट गई होगी। तो यहाँ पर संदेह है कि ट्रेन छूटी है या फिर नहीं छूटी, यहाँ पर संदेह है कि ट्रेन छूट गई होगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, संदेहार्थक हो जाएगा। सेकंड है बच्चे खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर भी कंफर्म नहीं है कि बच्चे खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, तो यहाँ पर संदेह का भाव जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर आपका संदेहार्थक हो जाएगा। और यहीं पर अगर मैं इस तरीके से बोलती कि बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर निश्चय है कि बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, तो वहां पर आपका निश्चयार्थक हो जाता। तो इस तरीके से जो है वो आपको वृत्ति के ये 5 टाइप करने हैं। होप सो कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बस आपको ध्यान रखना इनके टाइप्स पर। बाकी आपको वाक्य जो है वो समझ में आना चाहिए कि इसमें संकेत है, निश्चय है, या फिर आपका संभावना है, या फिर आपका यहाँ पर संदेह है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए। फिर वो चाहे आपके वाक्य के भेद में आपको ऑप्शन डालकर दे दिया जाए या फिर वृत्ति के अंदर डालकर दे दिया जाए, आप जो है वो अपना आंसर जो है वो सही टिक कर पाए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली एक कार्यक्रम में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन दे रखा है कि आपका विधानवाचक होगा, निषेधात्मक होगा, इच्छावाचक होगा या फिर आज्ञावाचक होगा। तो देखिए यहाँ पर आप जो है वो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूं आज्ञावाचक की, तो यहाँ पर कोई भी आज्ञा नहीं दी जा रही कि आपको उधर जाना है, यहाँ पर कोई जो है वो आज्ञा नहीं दी जा रही, तो आपका आज्ञावाचक नहीं होगा। उसके बाद है आपके पास इच्छावाचक। तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री की यहाँ पर कोई जो है वो इच्छा नहीं है, खुद जो आपके पास मुख्यमंत्री है वो ये नहीं कह रहे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो इसका मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की कोई इच्छा नहीं है, तो ये आपका इच्छावाचक भी नहीं होगा। निषेधात्मक में आपके पास नहीं मत टाइप के जो है वो आपके पास यहाँ पर शब्द जो है वो दिए हुए होते, तो वहां पर आपका निषेधात्मक भी नहीं होगा। तो ये आपका एक ऑप्शन बच गया, ये है आपका विधानवाचक। तो विधानवाचक की मैंने आपको परिभाषा भी करवाई थी कि जहां पर भी कोई काम होने का अगर आपको बोध होता है तो वहां पर आपका विधानवाचक होता है। ये जो आपके पास विधानवाचक है इसको जो है वो सकारात्मक वाक्य भी जो है वो कहा जाता है, सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक भी जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई काम जो है वो होने का बोध हो रहा है तो ये आपका विधानवाचक हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है कि शायद आज बरसात होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में डाला हुआ है कि संदेह होगा, निषेध होगा, विधान होगा या फिर इच्छावाचक होगा। तो देखिए यहाँ पर इच्छा नहीं है, विधान भी नहीं है, कोई काम होने का बोध नहीं है, निषेध भी नहीं है, आपका यहाँ पर शायद वर्ड दिया हुआ है, तो ये आपका संदेहवाचक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, संदेहवाचक में आ जाएगा। वैसे आपके पास जो शायद होते हैं ये किस में होते हैं, संभावना में होते हैं। मैंने आपको बताया था किस में होते हैं, ये आपका संभावना में होते हैं, लेकिन आपको बाई ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन जो है वो मार्क करना होता है। तो यहाँ पर आपका संदेह ही दिया हुआ है, बाकी 3 ऑप्शन आपके होंगे नहीं, तो यहाँ पर आपका संदेहवाचक आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो क्या है, अभी देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यदि मोहन काम करेगा तो भूखा नहीं मरेगा। तो उसका भूखा ना मरना किस पर निर्भर कर रहा है, उसके काम करने पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जहां पर एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है, तो मैंने आपको बताया था वहां पर आपका संकेतवाचक होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है कि राधा ने जो कार्ड छपवाए, तो जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे। तो यहाँ पर जो है वो जैसे यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है वो
दिया हुआ है मिश्र वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जैसे सरल वाक्य दिया हुआ है, तो जो सरल वाक्य होता है इसमें डेफिनेशन हमने की थी कि उसमें एक आपका उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, तो वहां पर आपका सरल वाक्य होता है। और इसमें आपका जो सेंटेंस होता है वो एक सीधा सरल वाक्य होता है। और उसमें जो है वो आपके पास जैसे यहाँ पर जो कार्ड छपवाना है, वो जो कार्ड छपवाए हैं वो शादी के लिए है, तो इस टाइप से जो है वो आपके पास यहाँ पर कोई भी दो सेंटेंस की कनेक्टिविटी जो है वो नहीं होती है, तो वहां पर आपके पास जो है वो सरल वाक्य होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है इस टाइप से, तो ये आपका सरल वाक्य नहीं होगा। उसके बाद हमें दे रखा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो होते हैं ये आपके और अथवा पर परंतु से जो है वो जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पर बच गया और ये है आपका मिश्र वाक्य। क्या है ये? मिश्र वाक्य जो है वो आपका हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। राधा ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे, ये आपका क्या है? ये आपका मिश्र वाक्य है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि जब राधिका ने खाना खा लिया तब वह पढ़ने चली गई। तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपका क्या आएगा कि राधिका ने खाना खा लिया तब वह पढ़ने चली गई, तो ये आपका मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि आपका एक जो वाक्य होता है जो कि मुख्य वाक्य है, ये जो वाक्य है वो आपका जुड़ा हुआ होता है उपवाक्य से, और ये जो उपवाक्य है इनके बीच में आपके पास या तो जो है वो संज्ञा उपवाक्य से जुड़ा हुआ होगा। मैंने आपको उपवाक्य के तीन टाइप करवाए थे। एक मैंने आपको करवाया था कि वो संज्ञा उपवाक्य से जो है वो जुड़ा हुआ होता है। संज्ञा उपवाक्य जो है वो की से स्टार्ट होता है, तो ये आपका की से स्टार्ट नहीं है। उसके बाद सेकंड जो है ये आपका क्या होता है? सेकंड आपका होता है यहाँ पर विशेषण उपवाक्य। ठीक है, क्या होता है? विशेषण उपवाक्य होता है। और थर्ड जो है वो आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो देखिए जो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है इसमें मैंने आपको बताया था जो क्रिया विशेषण उपवाक्य जो होते हैं ये आपके ताकि, क्योंकि, ताकि, क्योंकि, इस टाइप से मैंने आपको बहुत सारे वर्ड बताए थे। जब, तब, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उनसे जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर ये जो उपवाक्य है वह पढ़ने चलेंगे, ये आपका तब से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर उपवाक्य का यूज हुआ है, तो ये जो वाक्य है ये आपका उपवाक्य से जुड़ा हुआ है। और शब्द किससे जुड़ा हुआ? तब से जुड़ा हुआ है। तो ये डेफिनेशन हमने मिश्र वाक्य में ही की थी, तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। संयुक्त में आपके पास जो दोनों वाक्य जो होते हैं वो तथा, पर, परंतु, किंतु, इनसे जो है वो जुड़े हुए होते हैं, तो वहां पर आपका संयुक्त होता है। सरल में आपका एक उद्देश्य एक विधेय होता है, एक सिंपल वाक्य होता है, तो ये जो है वो आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर सरल वाक्य नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। 6th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 6th नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि उनसे यह दुर्दशा नहीं देखी जा सकती, इसमें कौन सा वाच्य है? हमें बताना है कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो देखिए उनसे यह दुर्दशा नहीं देखी जाती, तो मैंने आपको जो है वो एक ट्रिक करवाई थी। उस ट्रिक में मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी आपका से कारक विभक्ति चिन्ह होता है वहां पर आपका क्या होता है? वहां पर आपका भाववाच्य होता है। आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनसे, यहाँ पर से विभक्ति जो है वो यूज हुई है, तो यहाँ पर आपका भाववाच्य हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या दे रखा है? शाम को पुस्तक पढ़नी है, तो इसमें कौन सा वाच्य है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान यानी कि जो पुस्तक है ये आपका कर्म है। तो यहाँ पर जैसे हम कर्म कारक जब हम करते हैं तो वहां पर जो क्रिया होती है उससे पहले हम जो है वो क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, क्या या किसको। तो यहाँ पर देखिए शाम को क्या पढ़नी है? तो शाम को पुस्तक पढ़नी है, तो यहाँ पर आपका कर्म जो है वो आ रहा है, तो ये आपका कर्म प्रधान है, तो इसमें आपका क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। ठीक है, और जो आपका कर्मवाच्य है इसकी मैंने एक और आपकी पहचान क्या बताई थी, इसमें जो है वो के द्वारा जो है वो आपके पास आता है। तो के द्वारा जो होता है उसमें वहां पर क्या होता है आपका? वहां पर आपका क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8th नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो भाववाच्य में मैंने आपको बताया था ट्रिक क्या थी कि आपके पास से कारक विभक्ति आता है। तो से कारक विभक्ति देख लीजिए यहाँ पर किस में है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है कि उस से धूप में चला नहीं जाता। और एक बात ये कि जो भाववाच्य होते हैं वो लगभग आपके नेगेटिव होते हैं, लगभग होते हैं, सारे ही नहीं होते, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक ही नेगेटिव है, तो वहां पर आपका भाववाच्य हो जाएगा। यहाँ पर मोहन के द्वारा, तो के द्वारा कर्म में होता है। बात नेक्स्ट आपके पास बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो है वो कर्म प्रधान है, तो इसका मतलब यहाँ पर कर्मवाच्य है। सीता ने खाना बनाया, तो यहाँ पर जो है वो कर्ता प्रधान है, ने विभक्ति भी आ गया, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका कृतवाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पर भाववाच्य आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पर दे रखा है 9th नंबर क्वेश्चन, और इसमें हमें दिया हुआ है कि जिला अधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर जो है ने विभक्ति आ गया, और ने विभक्ति जो है वो आपका कृतवाच्य में आता है, तो ये आपका जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। हमें बताना है कि इसमें से भाववाच्य कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट में हमें दे रखा है कि अब चला जाए, तो अब चला जाए। नेक्स्ट देखिए रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र आएगा, यहाँ पर मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाना नहीं खाया जाता। तो यहाँ पर देखिए जो भाव है, भाव आपका किस में है, भाव आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में है कि शीला से खाना नहीं खाया जाता। एक तो आपका यहाँ पर ये नेगेटिव है, सेकंड आपके पास यहाँ पर जो है वो से विभक्ति का जो है वो प्रयोग हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10th का आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो है वो आपके 10 क्वेश्चंस थे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।